गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का ये भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बता दें, कल एक शख्स थे, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे कॉल किया। हालांकि बहुत पहले से मेरा नंबर उनके पास था और आप लोगों की तरह वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, यहाँ पे अध्ययन के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, आप बार बार किसानों के विरोध में क्यों बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं सर, मैंने आपको तभी भी बताया पर आपको समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर उस शख्स को गलत मानता हूं जिसका विरोध प्रदर्शन संविधान के खिलाफ हो, जिसके विरोध प्रदर्शन से संविधान का अतिक्रमण हो। आप एक चीज़ मानिए, जब आप लाल किले के ऊपर चढ़ जाएंगे, अपना एक अलग से झंडा फहरा देंगे, तो उसके बाद आप में नक्सलवादी में, माओवादी में, आतंकवादी में क्या अंतर रह गया। आपने देश की सहिष्णुता के साथ खिलवाड़ किया। आपने देश के जो गौरवशाली इमारतें हैं, जो गौरवशाली धरोहर हैं, तिरंगे का आपने अपमान किया। तो फिर जो हमारी बुरी शक्तियां हैं, जो बुरे ख्यालात के लोग हैं, बुरे विचारों के लोग हैं, उनका न कहीं आप काम कर रहे हैं। जो काम आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादियों को करना चाहिए, शत्रु देशों को करना चाहिए, उनका काम तो आप लोग कर रहे हैं। तो मैं क्यों न कहूँ कि किसानों का जो मंच है उसका इस्तेमाल कोई गैर कर रहा है, कोई शत्रु कर रहा है, कोई दुश्मन कर रहा है। देखिए, संविधान के द्वारा राइट टू प्रोटेस्ट है, आपको अधिकार है आंदोलन करने का। पर हर शख्स अगर इसी तरह आंदोलन करने लगे, दिल्ली में चलो, दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर चलाने लगे, ट्रक चलाने लगे, पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा दे, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। फिर आप किसके पास जाएंगे, किसकी दुहाई देंगे। इसीलिए संविधान का बचा रहना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा दोस्तों, जो दबे कुचले लोग हैं उनका जीवन तो वैसे भी बह जाएगा। तो मैं जो जो भी है, जो अलोकतांत्रिक कार्य करेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा, भाई मैं उसके पक्ष में नहीं बोल सकता। क्योंकि यहाँ का जो डिबेट होता है, जो उद्देश्य है यहाँ डिबेट का, किसी व्यक्तिगत पार्टी, संगठन या आंदोलन को लेकर नहीं चलना है। संवैधानिक रूप से जो कार्य कर रहा है उसको हम लोग लेकर चलेंगे और अपनी बातें इसी तरह आप लोग रखें। आपके विचारों में वो स्पष्टता होनी चाहिए, वो संविधान नज़र आना चाहिए। तब जाकर आप एक अच्छे प्रशंसक, एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे जो भी आप ऑफिसर वगैरह जो भी बनना चाहते हैं तभी बनेंगे। यदि आपके विचारों में पार्शियलिटी होगी, पक्षपात होगा, तो आप किसी एक व्यक्तिगत संगठन को, पार्टी को पोषण दे सकते हैं, पर इस देश का, इस समाज का नेतृत्व आप कभी नहीं कर सकते हैं। किससे आप लड़ रहे हैं? अपने देश के संविधान से, अपने देश के लोगों से। मैं मानता हूँ आज हमारे लोकसभा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें 75% जो क्रिमिनल लोग हैं, कुछ अनपढ़ हैं, झूठे हैं, गद्दार हैं। पर इसका अधिकार तो आपके पास दिया गया है ना। आप जब चाहें ऐसे लोगों को आप वापस बुला सकते हैं। अगले चुनाव में आप ऐसे लोगों का चुनाव ही ना करें, तब जाके आपके सही, जो आपका मत है उसका सही मायना होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे। आज की जो बात करेंगे दोस्तों, वृद्धि को बढ़ावा देने वाला बजट के ऊपर हम बात करेंगे। जो बजट पेश हुआ है और क्या है, किसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे मैं बजट को, चूँकि संवैधानिक दायरे से देखा जाए तो हम विद्यार्थी लोग हैं, तो बहुत ही आवश्यक है इस चीज़ को मानना। पर दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बताऊं कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जब आप पुराना जो बजट पेश हुआ है, 2019-20 का जो बजट पास हुआ था, और ये राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पिछली बार जो वादे किए गए थे हमारे देश के नागरिकों से, जो देश के योगदान में तमाम तरह की बातें की गई थी, हम यहाँ पे इतना कंज्यूम करेंगे, इतना सब्सिडी देंगे, ये फला करेंगे, इसमें विकास करेंगे। एक मिनट दोस्तों, कुछ था, कोई बुला रहा था इसलिए चला गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसे तमाम तरह की कमियां थीं। तो आप यदि किसी को समझाना चाहें तो कंपैरिजन करिएगा 2019-20 का जो आम बजट पेश हुआ था, फिर आज का, कल का जो आम बजट पेश हुआ, उसमें कंपैरिजन देखिएगा कि किस पे सरकार अमल कर पाई, किस चीज़ों पे नहीं कर पाई। वैसे 2019-20 में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, चूँकि कोरोना काल की वजह से आपने देखा होगा कि ज़्यादा समय तक, एक लंबे समय तक हम भारतीय जो हैं, क्या भारतीय छोड़ दें, पूरी दुनिया अपने घरों में बैठी रही तकरीबन 6 मंथ, 4 मंथ तक। तो इस वजह से दोस्तों, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज न करके अब नई दिशा, नए जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसे लिखा है दोस्तों धर्म कीर्ति जोशी जी ने। चलते हैं आगे। यह बजट 7 दशकों की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में पेश हुआ है। ऐसे में उम्मीदों के केंद्र में यही था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में क्या होगा।
कैसे यह मौजूद संकट को अवसर में बदलता है ताकि तेज वृद्धि की बुनियादी रखी जा सके। वर्ष 2020 में संकट गहराने के साथ ही राजकोषीय नीति बदलाव के दौरे से गुजरती रही। साल भर प्राथमिकताओं में परिवर्तन होता रहा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा था कि इस बजट को गत वर्ष पेश किए गई कई मिनी बजट की निरंतरता के अगले पड़ाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस दलील के हिसाब से देखें तो अब सुधार की प्रक्रिया में अधिक खर्च के साथ मांग को सहारा देना होगा। इस बजट को बनाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती ऐसी राजकोषीय नीति तैयार करने की थी जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा जरूरत और मध्यम अवधि में सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन साधने का काम करे। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये वास्तविकता इस बात को मानिएगा कि 2019-20 का साल बहुत खास नहीं रहा। बहुत निगेटिविटी आई। जो हमारा राजकोषीय था वो काफ़ी कम हो गया। चाहे विदेशी मुद्रा भंडार हो वो भी हमारा कम हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पैराग्राफ बहुत ही कम हो गया। ऐसे में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि सारी जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उसे पटरी पर कैसा लाया जाए, उसे कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, कहाँ विनिवेश किया जाए, किस चीज़ में उत्थान किया जाए, किसका कहाँ पे विनिवेश लगाने की आवश्यकता है। यही कारण कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी FRBM एक्ट को कुछ समय के लिए किनारे करके खर्च बढ़ाया गया है और उसके बाद भी सामान्य स्थिति के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है। तमाम विश्लेषकों में यही आम सहमति थी और आर्थिक सर्वे में इसकी पुरजोर हिमायत भी की गई कि निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए राजकोषीय नीति को केंद्रीय भूमिका में रहना होगा। बजट ने यही किया भी है। आगामी वित्त वर्ष में मैं आपको बता दूं, रेलवे में तकरीबन 1.10 मतलब 1,10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस बार इतना निवेश होगा रेलवे क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि जो मेडिकल सीटें हैं उसमें वृद्धि की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, युवतियों को भर्ती किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पर ये जानते हैं तब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी जब एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा वहाँ एडमिशन न ले ले। कैसे लेगा? इतना पैसा कौन देगा? कोरोना की वजह से दोस्तों मैं बहुत ही नज़दीक से इस चीज़ देख चुका हूँ। जो लोग अपनी पूंजी जमा कर रहे थे, अचानक उन पूंजी देख सकते हैं कोरोना की वजह से सब खत्म हो गई। उसके बाद जो विद्यालय थे जहाँ डी फार्मा, बी फार्मा, BMS, BHMS, NM, GNM जैसे कोर्स करा रहे थे, उनके फीस में 1,500 की भी कटौती नहीं हुई। 1.5 लाख, 2 लाख 80,000, 1,50,000 जैसे जिसकी फ़ीस थी पहले साल में वैसे ही बरकरार है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर एक प्रोहिबिटेड एक्ट बनाना चाहिए। ऐसे विद्यालयों को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। उनकी मनमानी नहीं चलेगी, ऐसा गाइडलाइंस निकालना चाहिए। आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए GDP का 6.8% लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद भी उसमें बहुत तेज़ी से सुधार का खाका नहीं खींचा गया है। घाटे के वर्ष 2025-26 तक ही धीरे धीरे 4.5% तक आने का अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय नीति केवल इसी वर्ष नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय में भी आर्थिक वृद्धि को सहारा देती रहेगी। वास्तव में बजट बहुत वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए 14.4% की अनुमानित वृद्धि की बात, जो वास्तविक आधार पर 10 से 11% की वृद्धि आर्थिक वृद्धि संभव बना सकती है। मानसून हमेशा से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा पहलू रहा है, विशेषकर बीते 2 दशकों के इस रुझान को देखते हुए कि इस दौरान एक बार ही मानसून लगातार 2 वर्षों तक सामान्य रहा। पिछले 2 वर्षों से मानसून सामान्य रहा। ऐसे में इस साल उसके गच्चा देने की स्थिति में जो GDP की वृद्धि पर कुछ असर पड़ सकता है। गच्चा करने का मतलब है दोस्तों धोखा दे देना। GDP से इतर यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि से जुड़ी 40% से अधिक आबादी मानसून पर निर्भर है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। कंप्लीट वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। और जिस वजह से दोस्तों इन्हीं चीज़ों की वजह से जो बेसिक जो आवश्यकताएं हैं किसान की फसलें नुकसान में चली जा रही हैं। अच्छे से खाद पानी न मिलने की वजह से तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। अब आपने देखा होगी पहले जहां कांग्रेस शासनकाल में 27,000 करोड़ रुपए का पैकेज निकलता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली किसानों के लिए। अब आप देख सकते हैं 1,35,000 या 37,000
1 लाख 1.37 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। बजट में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में 35% की कटौती भी उचित ही है। बजट में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में 35% की कटौती भी उचित ही है। 35% की कटौती की गई है, क्यों की गई है? क्योंकि चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में अप्रत्याशित और असाधारण रूप से खर्च किया गया, और चूंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो इसमें कटौती गलत नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि 2 किस्तों में दिखाई पड़ेगी। पहली छमाही में कमजोर बेस इफेक्ट का असर दिखेगा, दूसरी छमाही और दमदार होगी, जिससे व्यापक स्तर पर होने वाले टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी से सहारा मिलेगा। इससे उन सेवाओं की स्थिति में सुधार होगा जो मानवीय संपर्क को लेकर डर के कारण प्रभावित हुई। इस साल स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र को व्यय में वरीयता मिलने का अनुमान था, और बजट में उनके लिए पर्याप्त आवंटन हुआ भी। इसके अतिरिक्त मध्यम अवधि में वृद्धि को सहारा देने के लिए निवेश चक्र में सुधार की खातिर भी बजट बहुत महत्वपूर्ण था। वित्त वर्ष 2020 में निवेश जीडीपी अनुपात 29.8% रह गया था, जो वित्त वर्ष 2012 में 34.3% के स्तर पर था। वित्त वर्ष 2021 में इसके 27.6% रहने का अनुमान है। निवेश के मोर्चे पर निजी क्षेत्र के सुस्त योगदान को देखते हुए उसमें तेजी लाने का दारोमदार सरकार पर ही था। ऐसे में सरकार ने पिछले बजट अनुमान के उलट इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 34% की भारी बढ़ोतरी की है। इसमें भी बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की जिम्मेदारी भी उतनी अहम है, क्योंकि केंद्र के कुल 58% और समग्र पूंजीगत व्यय की 63% राशि उन्हें ही खर्च करनी है, जिन उन्हें भी अपनी राजकोषीय नीति में ऐसा ही लचीलापन दिखाना होगा। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पूंजीगत व्यय न केवल निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। आपने देखा होगा कई चरणों के माध्यम से दोस्तों, जिस तरह से इस बजट को एक तरह से पूंजीपतियों का बजट बताया जा रहा था कि किस प्रकार से सरकारों ने पूरे जो मतलब पब्लिक सेक्टर थे उनको बेच रही हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, जो टोल नाके हैं, चाहे फिर जो आपका LIC है, लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है, जो बीमा का क्षेत्र है, उसमें सरकार खुद अपने शेयरों को बेच रही है। ऐसे तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक दोनों का समयोग नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, तब तक चीज़ों में अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि राजस्व व्यय की तुलना में उसके गुणात्मक प्रभाव भी कहीं अधिक होते हैं। इसकी सफलता के लिए सरकार को संस्थागत क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा। इस रणनीति के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए बनी योजना भी वृद्धि को बड़ा सहारा देगी। किसी से देखिए छुपा नहीं किस प्रकार से एयर इंडिया घाटे में जा रहा है। एयर इंडिया को चलाना ही एक तरह से सरकार को अपने जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि किसी बड़े कारोबारी को, बड़े बिजनेसमैन को उस शेयर को दे दिया जाए कि भैया अब आप इसे संचालित करें, आप इसका व्यय उठाएं। उसके बाद जब चीज़ें स्थिति सुधर जाए उसके बाद तो ऐसे वो टैक्स देगा, तो इससे क्या है कि सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अन्यथा दोस्तों सरकार चलाए पर घाटा तो घाटा ही होगा। मित्र स्कीम भी ध्यान आकर्षित करती है। इसमें कपड़ा क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसमें 3 वर्षों के दौरान 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। अब मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, इस चीज़ को बढ़िया से समझने के लिए आप 2019-20 का मत उठाइएगा, क्योंकि 2019-20 में क्या हुआ है, कोरोना का प्रभाव की वजह से कई चीज़ों पे अमल नहीं कर पाया है जो सरकार है। तो आप उठाइएगा 2018 और 19 का उठाइएगा और उस पर कंपेरिजन करिएगा, अराजक सरकार ने किन विषयों को बजट में डाला था, किस पे अमल की, कितना सुधार हुआ, कहाँ क्या खर्च हुआ, तब इस चीज़ को लेके आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। हालांकि भारत को विनिर्माण के लिए और अधिक निवेश अनुकूल परिवेश तैयार करने की दिशा में अभी कुछ करना होगा। इससे देश को उस अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी जो अब नए ठिकानों की तलाश में है। आर्थिक वृद्धि को निरंतरता प्रदान करने के मकसद में से बजट में सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की नई पूंजी दी गई है। वहीं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जुगत भी की गई है। प्रस्तावित डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के गठन से इसे सहायता मिलेगी। बुनियादी ढांचे के लिए ऐसी कोई भी संस्था आवश्यक है जो लंबी अवधि के लिए पूंजी उपलब्ध करा सके। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, पर वह अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा। इसमें संदेह नहीं कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अनुमान से कहीं तेज वापसी की है। हमने कोविड-19 चक्र को भी सफलतापूर्वक मोड़ दिया है। इससे अगले वर्ष दहाई अंकों और उसके बाद तेज आर्थिक वृद्धि वाले दौर की वापसी संभव लगती है।
कुल मिलाकर करों का बोझ डाले बिना बजट ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने और भविष्य में वृद्धि की बुनियाद रखने में अपनी भूमिका निभा दी है। इसकी सफलता इसमें निहित होगी कि उसके प्रस्तावों को किस प्रकार मूर्त रूप दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।